बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ पेश कर दी गई है। लॉकडाउन में नरमी या मुकम्मल ख़त्म करने पर हतमी मशावरत मुकम्मल कर ली गई है और अरकान ने लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दिया है। ज़राए ने बताया है कि काबीना के अरकान की अक्सरियत ने लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि चाहता हूँ कि लॉकडाउन जल्द ख़त्म हो, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कारोबार तो खुल जाएंगे लेकिन तय करदा ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद भी करवाना होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क भर में ट्रेन सर्विस शुरू करने का इंदिया भी दिया गया है। ताहम लॉकडाउन में नरमी, ट्रांसपोर्ट, रेलवे से मुतल्लिक हतमी फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कल होने वाले इजलास में किया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना से अमवात और मुतासरा केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना से अब तक 500 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 21,500 से ज़ायद है। 26 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 5,985 थी, जबकि 107 अमवात वाक़ हुई थी और लॉकडाउन में नरमी की बाद यानी 14 अप्रैल के बाद से आज तक 15,516 मरीजों का इजाफा हुआ है, जबकि 400 से ज़ायद अमवात में इजाफा हुआ है। यानी मरीजों और अमवात की तादाद में तकरीबन 3 गुना से ज़ायद इजाफा देखने में आया है। जहां तक लॉकडाउन मुकम्मल खोलकर SOPs पर अमल दरामद करवाने का मामला है, तो जब हुकूमत अपने ही ज़ेरे इंतज़ाम नादरा के दफातर में SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो दीगर जगहों पर क्या कराएगी। अगर बकौल जनाब चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के 90% मसाजिद में SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है, तो आगे कौन से ऐसे SOPs पर अमल दरामद हो सकेगा। हम डॉक्टर से पूछेंगे कि हुकूमत अगर 9 तारीख को लॉकडाउन खोल देती है तो इस मुमकिन फैसले के आने से आने वाले दिनों में क्या नताइज होंगे। मुल्क के 2 नामवर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। डॉक्टर जावेद साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। आपको पता तो चल ही गया होगा, आज फेडरल कैबिनेट का भी इजलास हुआ, तो इंडिकेशंस तो यही आ रही हैं कि हुकूमत फाइनली, शायद वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि अब नरमी मज़ीद लाई जाएगी लॉकडाउन के अंदर। अब जिन हालात के अंदर हम हैं, मतलब 14 अप्रैल से देखा जाए तो अब तक केसेस ज़्यादा बढ़े हैं जब से नरमी आई है। ये मज़ीद नरमी की बात हो रही है, शायद रेलवे को भी खोला जाए, कुछ मज़ीद इंडस्ट्रीज़ को खोला जाए। तो इसका मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ कोरोना वायरस? क्या हम हुकूमत जल्दी कर रही है या आपको लगता है कि नहीं, बिकॉज हुकूमत के पास आर्गूमेंट है कि मुआशी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मईशत का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही है मनीब, ऐसा ही है, लेकिन हम तो एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि ये बीमारी ज़ाहिर है जैसे ही हमारी जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग कम होगी, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे फैक्ट्रीज़ में हो, चाहे दुकानों में हो, और ख़ासकर जब ईद की आमद होगी तो ईद पे तो वैसे ही पब्लिक को कंट्रोल करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना नॉर्मल हालात में भी मुमकिन नहीं होता। तो आई फियर के ये फिर ट्रांसमिशन बढ़ेगी अनफॉर्चुनेटली। अब देखें, ये तो गवर्नमेंट का फैसला है और इसको ज़ाहिर है मैं और आप तो सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, हमारा तो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, और वो शायद हुकूमत ज़्यादा बेहतर समझती है। उनके पास फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, और दे केयर फॉर ए नॉर्मल पर्सन जो बेस ऑफ द पिरामिड पे है, जो सोशल स्टेटस में बहुत कम है, जो रोज़ कमाता है और खाता भी है और खिलाता भी है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, उनकी ये आर्गूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है। मेरा सिर्फ यहाँ गुजारिश ये होगी कि अगर ये करना है, और ये बहुत सारे मुल्कों ने किया, फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल है नॉर्वे और स्वीडन की। एक मुल्क ने ये नहीं किया, एक मुल्क ने ये किया, और दोनों में एंड रिजल्ट तकरीबन मिलता जुलता था, क्योंकि जिसने नहीं किया, स्वीडन ने, उसने उसको कम्प्लीमेंट किया इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग से। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश होगी कि ये करने जा रहे हैं तो इसको ज़रूर कम्प्लीमेंट करें। वी कैनॉट फॉरगेट कोरोना
कि ये हम सारा कुछ खोल दें एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, कि जो होना है वो होता जाए, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी या कुछ हो जाएगी। ये बड़ी सैड स्टोरी है यूके की, आपके सामने है। तो मेरा ये गुजारिश ये होगी कि देखें मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो बंदा इसको कैरी कर रहा है, चाहे उसको बुखार है, सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, उसको भी नहीं पता, वो अपने बीवी बच्चों को, अपने स्टूडियो में बाकियों को इन्फेक्ट ना करे, अपने कोलीग्स को इन्फेक्ट ना करे, अपने क्लासरूम में बाकी क्लास फेलोज को और टीचर्स को ना इन्फेक्ट करे। तो फिर उन केसेस को हम एक्टिवली वी शुड गो आउट इन द कम्युनिटी एंड आइडेंटिफाई देम। और अभी तक हमने पाकिस्तान में इस तरह कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग की नहीं, रैंडमाइज टेस्टिंग नहीं की। सही। हमने उनकी की है जिनमें अलामात हैं या जो ट्रेवल करके आए हैं या जो कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री है। तो अब हमें रिजॉर्ट करना पड़ेगा इस टेस्टिंग पे, मैस टेस्टिंग पे, और कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 1% ऑफ द पॉपुलेशन को कर ले, विच मीन्स 22 लाख टेस्ट करने, 1.5 लाख हो गया बाकी करने। अब हमें यह भी पता है कि गवर्नमेंट में ये कैपेसिटी इस वक्त नहीं है, लेकिन एक कैपेसिटी बनाई जा सकती है। देखें छोटी छोटी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी BSL लैब्स एक हफ्ते में 5-5 दिन में तैयार की है। और ये हमारी बड़ी मैं कहता हूँ आई सैल्यूट दिस कॉम कि जब ये चैरिटी पे आती है तो ये कुछ भी कर जाती है। तो हुकूमत इन्हीं लैब्स को, जो प्राइवेट लैब्स हैं और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, चाहे वो सीमेंट के हैं, चाहे शुगर के हैं, चाहे एप्टमा है, इनको मोटिवेट करे। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज आ गया है, इनको कहे कि आपके 50,000 एम्प्लॉयज हैं, उनके पीछे 2 लाख फैमिली मेंबर्स हैं, इनको आप मेहरबानी करके स्क्रीन कर दें, आप आइडेंटिफाई कर दें कि ये 500 लोगों को आपने आइसोलेट करा रहे हैं या कर दिया है, बाकी आप इंडस्ट्री चलाएं, अपनी कॉलोनी के अंदर जो मर्जी करते फिरें। तो ये तरीका होगा कि ये कंप्लीमेंट करें उसके साथ, ताकि एक्टिव वी शुड गो नाउ फॉर एक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द कैरियर्स या केसेस। ठीक, तो उससे ये काफी हद तक डैमेज कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये डॉक्टर जावेद अकरम साहब फरमा रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग की बात है, ठीक है, कैपेसिटी नहीं है, बट उन्होंने कुछ सजेशन दिया है, लेकिन अब हुकूमत का तो जो अब इस वक्त नज़र आ रहा है, अभी कुछ देर पहले मैं पंजाब की वो हेल्थ मिनिस्टर किसी जगह फरमा रही थी कि लाहौर में केसेस बढ़ रहे हैं। को 2 हफ्ते पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर्स ने उसमें खदशा जाहिर किया कि नरमी आएगी तो केसेस बढ़ेंगे। हुकूमत कहती है SOPs पर अमल करवाएंगे, और ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा आज नहीं कुछ रोज़ कबल कि अगर खुदा न खास्ता स्पाइक आ गई तो हम फिर लॉकडाउन कर देंगे। डॉक्टर साहब ये समझ तो आ रही है कि बगैर इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग के शायद ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं जो हम लेने जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू सी, व्हाट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और देखिए बात सारी ये है कि बड़े अफसोस की बात है, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 22 जनवरी को एक हेल्थ अलर्ट हमने जारी किया था, जिसमें ये हुकूमत को इन्फॉर्म किया था कि 6 लोग वुहान सिटी चाइना में इंतकाल कर गए हैं और 300 मरीज़ हैं वहाँ पे कोरोना वायरस में मुब्तला होकर। और यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं चाइना में और बिजनेसमैन आना जाना करते हैं, तो ये बीमारी पाकिस्तान आ सकती है, लिहाजा हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन बनाना पड़ेगा और आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ेगा और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, और फिर एक आवाम के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स उसको भी हमने शाया किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो कर नहीं पाए और हम प्रिपेयर नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम कंफ्यूज हैं। अगर सूबाई असम्बली और फेडरल सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को हम देखें तो 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। इस वक्त हमारी आवाम बहुत परेशान है और कंफ्यूज है कि लोग, होता ये है मुझे कि जिन जिन ममालिक में आप देखें कि जहां से अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन का जुमला भी हमने सुना है, वो वुहान सिटी से सुना, वो इसलिए कि ये एक बीमारी को फैलाव को रोकने का एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप अलग अलग रहें ताकि ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर ना हो। उसका तरीका और एक जुमला ये आया कि लॉकडाउन किया जाए। अब लॉकडाउन को मैनेज करने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि एक साथ पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन किया जाता, 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, और उस दौरान हुकूमत जो लॉकडाउन में जो परेशानी आती, जो माशी परेशानी आती, उस पे ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उसको भी मैनेज करते। तो लिहाजा हुकूमत ने ये जो परेशानी थी, इसको फैलाव को रोकने वाली जो इंतजाम करना था, उसको भी नहीं कर पाए हम।
सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में बहुत अच्छा लॉकडाउन किया, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो लॉकडाउन नहीं रहा, बल्कि वो मजाक हो गया। लिहाजा हमें क्या परेशानी हुई कि लॉकडाउन भी नहीं रहा और लोग कुछ जो घर में बैठ गए, खासकर बिजनेसमैन टाइप तबका, वो फिर परेशान होकर घर से अब बाहर निकल रहे हैं। और कराची में, लाहौर में इस वक्त आप रमजान शुरू हुआ है, आप देख लें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोडों पे या पाकिस्तान में लगता नहीं है कि हम कोई कोरोना से झगड़ा कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। हम लगता है ये रूटीन का काम कर रहे हैं। शाम को के बाद थोड़ा बहुत कुछ बेहतरी आती है, लेकिन गलियों में तमाम दुकानें खुले हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। खतरा ये है, हम देखिए लोग बिजनेसमैन भाई हमारे या दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है हमारी दुकानें बंद करा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहैसियत डॉक्टर के हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं कि ये बीमारी है, इसमें ये एहतियात करना है, वरना ये बीमारी सीरियस भी हो सकता है। लिहाजा हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की गई, अगर हम इस बीमारी के फैलाव को नहीं रोक पाए, तो खुदा ना खास्ता जो हमने 22 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतनब्बे किया था और फिर हमारे बाद पूरे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद और कराची से लाहौर तक और पेशावर तक डॉक्टरों ने ये बताया कि जी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो चुका। नाउ इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। क्या कि नंबर ऑफ केसेस इज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डेथ इज इंक्रीजिंग, number of cases is increasing, and the doctors, the healthcare workers are now in problem. हमारे यहाँ फुरकान जो है वो इंतकाल कर गया और अस्पताल में जगह मौजूद है, हमें पता नहीं कि उसको कहीं नहीं लिया गया। ये क्या मामला है, इसको भी सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसी तरह की सिचुएशन अब दूसरे शहर में भी शुरू हो जाए ना खास्ता, और डॉक्टर्स जिनको आपको किसी को नहीं पता कि बहुत सारे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उनके साथ साथ 2-4 उनके दोस्त भी वो सब घर बैठ गए हैं। अगर ये तादाद मजीद दिन ब दिन बढ़ती गई तो आप मुनीब अच्छी तरह समझते हैं कि हमारा कोरोना आने से पहले भी हम चीखते रहे कि हमारा जो हेल्थ का निजाम है वो बहुत ही पुअर है, बिल्कुल सही है, मसले वाला है। अब अगर खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल पे बर्डन ज्यादा पड़ता है, हमें ये फिक्र है, तो फिर हम कैसे संभालेंगे और फिर हुकूमत कैसे मैनेज करेगी। अच्छा, ये हमें बहुत ज्यादा खतरा है। तो लिहाजा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसमें हम बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मैं वो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। आपने तो इनफैक्ट बड़ा डिटेल बैकग्राउंड दे दिया। डॉक्टर जावेद साहब ये फरमाइएगा, शायद लाइक प्रेशर इतना ज्यादा है वो हो जाना है, और आपने दुरुस्त कहा हुकूमत ने एसरटेन करना है, हुकूमत ने इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है। बट अगर ट्रेन सर्विस खुलती है, मजीद कारोबार खुलता है, ऑलरेडी हम एक ऊपर जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अगर स्पाइक आई, अगर हालात बिगड़े तो हम फिर बंद कर देंगे। एसओपीज पर अमल, एसओपीज पर अमल, कम से कम मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि हम नहीं करते एसओपीज के ऊपर अमल, और शायद हुकूमत भी नहीं करवा सकती। तो मेरा सवाल सर सिर्फ आपसे, आपकी एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए कि व्हाट आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, खुदा ना खास्ता जो आज नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं ये तो फिर बाय मैनी फोल्ड्स खुदा ना खास्ता इंक्रीज हो जाएंगे। देखें, इंक्रीज हो नहीं जाएंगे। मेरा जो परसेप्शन है, एंड आई होप इट इज द रॉन्ग परसेप्शन, वो ये है कि हो चुके हैं। अच्छा। सिर्फ हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी अभी बहुत कम है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वी आर ओनली लुकिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द रियल आइसबर्ग इज डाउन देयर एंड वी हैवंट रीच्ड दैट आइसबर्ग। हमने पॉपुलेशन बेस्ड टेस्टिंग नहीं की। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये नंबर बढ़ेंगे तो हम, आई डोंट नो कि क्या उनके ज़हन में थ्रेशोल्ड है कि कितने बढ़ेंगे या कितनी मोर्टेलिटी बढ़ेगी या क्या बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, जो माइंडसेट बन गया अब लोगों का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने अच्छे अच्छे कवानीन तो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते। इम्प्लीमेंटेशन का हमारा मसला है। कानून तो सारे हमारे पास बहुत बहुत अच्छे हैं, तो जब हम इम्प्लीमेंट करने का मैकेनिज्म नहीं है, तो ये इस वक्त माइंडसेट भी पब्लिक का नहीं है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हैं। हम डॉक्टर्स तो या मीडिया सिर्फ मिलकर शोर मचा सकता है, वी कैन मेक देम अवेयर, लेकिन माइंडसेट ये अनफॉर्चुनेटली अब बदल चुका है। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा। इट विल बी ए वेरी अनपॉपुलर डिसीजन, और अनपॉपुलर डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, जो मुझे नज़र नहीं आ रही इस वक्त। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है लॉकडाउन का कि दोबारा हम कर लेंगे,
ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, खासकर जबकि हर हुकूमत अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है, कोई अलाइनमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कल के फैसले में कि जी आप अलाइन तो हों, विजन, और यही कैसर ने भी यही कहा कि जब तक अलाइनमेंट नहीं होगी पब्लिक क्यों सीरियसली लेगी, पब्लिक इसको कभी भी नहीं सीरियसली लेगी। देखें कराची में अगर लॉकडाउन हुआ, जिसको हम लॉकडाउन नहीं कह सकते, वो लॉकडाउन की डेफिनेशन में नहीं आता, या उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया फॉर व्हाटएवर रीजन, केसेस तो उनके भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्चुअली फैक्ट ये है कि हमने प्रॉपर लॉकडाउन कहीं भी अभी तक किया ही नहीं है। अभी हम जो भी करेंगे, अगर हम कर सके तो दैट विल बी द फर्स्ट लॉकडाउन। अभी तो हमने बहुत हाफ हार्टेडली चीजें की जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यही हम बहुत मुवस्सर 2 हफ्ते के लिए टोटल पूरे मुल्क की सतह पे कर लेते, सारी गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड होती, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड होती, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते, तो उससे शायद फ्लैटन कर पाते। टाइम वो होगा जब हम हमें कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, जब हम ये कर्व को फ्लैटन कर लेंगे। नीचे तो खैर उसके बाद की बात है, अल्लाह करे कि ये जल्दी आ जाए। बट आई थिंक इस वक्त शायद हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं या स्टेक होल्डर्स समझ रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपको अनफॉर्चुनेटली 60 से 65% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज, और उसकी फिर अगर आप 3% मोर्टेलिटी लगाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड द प्राइस दैट विल नीड टू पे। इसलिए मेरा ख्याल है कि उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। इस दफा इस वक्त हमें एक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस अपनी फैमिली में, अपने स्टूडियोज में, अपने दफातर में खुद, और ये कंपनीज करा रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन कराची, गेट्स जैसी कंपनी ने अपने पूरे एम्प्लॉइज को ड्राइवर से लेके चेयरमैन तक उन्होंने स्क्रीन कर लिया। ठीक है। तो इस तरह कंपनीज ये में ये कैपेसिटी है, और यही मैं बार बार कह रहा हूं कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हियर, एंड वी हैव टू, बिकॉज देयर इज एन आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नाउ, और ये करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाए, अर्जेंटली उनको ऑन बोर्ड ले। एप्टमा खोलना चाहती है, टेक्सटाइल 100 दफा खोले, वो अपने ये 1.5 करोड़ 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई कर दे उनको। अब हमें एक्टिव केस सर्वेलेंस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड डॉक्टर साहब वक्त का, मैं डॉक्टर कैसर सजाद साहब ये बता दीजिए कि हमारा पीक एक्चुअली है क्या? अब अगर हुकूमत, अब 21,500 केसेस तो रिपोर्ट हैं, बट अगेन डॉक्टर जावेद साहब वाली बात है कि शायद हमने वो उस लेवल पे तो टेस्टिंग हुई नहीं है, तो पीक क्या होगा हमारा जब हुकूमत को खुदा ना खास्ता ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये हमने जल्दी खोल दिया या जल्दी नरमी ले आया, दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा? देखिए मुनीब, बात यह है कि मैं समझता हूं कि पीक का इंतजार नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी का मुजाहरा यही है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने और तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम चीफ मिनिस्टर साहब को, तमाम गवर्नर को और तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर एक यूनिफॉर्म फैसला करें। खुदारा पीक का इंतजार ना करें, क्यों कि पीक जो आएगी वो बहुत ही खतरनाक होगा, और हम समझते हैं कि हमारा जो वही बात है कि हेल्थ का निज़ाम जो है वो संभाल नहीं सकेगा, और हम फिर वो पीक नहीं रहेगा और बहुत परेशानी की बात होगी। जो कि जावेद साहब भी कह रहे हैं और तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि खुदारा पीक ना आने दे, जब पीक आएगा तो बहुत ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। लिहाजा हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो पीक को ना लाने के लिए कर रहे हैं। लिहाजा अवाम से भी दरखास्त है, हुक्मरान से भी दरखास्त है कि इस बीमारी को समझे। इस बीमारी का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इसकी फैलाव को रोकना है, और वो कैसे करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद आपका और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सियासत हमारे मुल्क में देयर इज नेवर अ डल डे, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, उन पर बात होगी, एक गर्मा गर्म बहस आपके साथ हम लाएंगे प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद इस सेगमेंट को जो हमने अभी किया, आप सोच सकते हैं कि जो मुल्क के नामवर डॉक्टर साहिबान हैं वो क्या महसूस करते हैं इस हवाले से जो हुकूमत शायद करने जा रही है, लेकिन हुकूमत की भी अपनी मजबूरियां हैं। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब सदाकत अली अबाई साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया भाई साहब का, और जनाब इरशाद भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके और हमारे इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। ज़रा मैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वैसे तो आजकल बहुत ख़बरों में हैं और कुछ ऐसी बातें उन्होंने की हैं जिसके हवाले से फिर पूरी बहस भी चल पड़ी, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को कुछ यकीन है, और वो यकीन उन्हें किस हवाले से है वो ज़रा सुन लेते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हामिद पीर साहब के प्रोग्राम में यानी कैपिटल टॉक में कुछ फरमाया था, ज़रा पहले सुन लेते हैं, फिर ज़रा मियाँ साहब से पूछते हैं।
नैब ने तय कर लिया है बनीगाला में बैठ के कि अगर 4 लोगों को, शबाज शेख, खाकान अब्बासी, सनाउल्ला और जवेद लतीफ को अगर ईद के बाद गिरफ्तार कर लेते हैं तो इनके पाकिस्तान की मईशत भी ठीक हो जाएगी, तमाम मसाइल आपको पता चल गया है कि नैब आपको ईद के बाद तय कर चुके हैं। यकीन है मियां साहब, फिर तैयारी पूरी है थोड़ी जान दी? हाँ नहीं, मैं कोई जाने को तैयार तो नहीं होता, ले जाएं तो हर बंदा तैयार होता है। आपने बताया था ना आप सामान शान रखा होता है, मेडिसिन वगैरह साथ। वो जाहिर है इनका तो कोई पता नहीं चलता। मतलब लैब का पता डेढ़ पौने 2 नहीं इनका, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ मनीफ फारूक साहब के नैब अगर इंडिपेंडेंट है, नैब अगर आज़ाद है तो 1.5 पौने 2 साल की उसकी कारकर्दगी देख लें, 1.5 पौने 2 साल में उसकी गिरफ्तारियां, उसके रेफरेंसेस देख लें। ठीक है जी। अगर तो आपको नजर आए, अब अगर ये कोट करेंगे कि जी 2 वजीर हमारे पकड़े गए, अलीम खान और एक अब्दैन खान साहब, हाँ वो बेल होगी दोनों की जो बेल हुई है और दोनों को जो पकड़ा गया है, जिस वजह से पकड़ा गया उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और अगर नहीं अंदाज़ा तो फिर आप जो इनके अरकान असेंबली हैं जो इख्तलाफ को करते हैं किसी बात पर और नैब के नोटिस आ जाते हैं उनको, आप उससे अंदाजा कर लें। ये तो नैब के जरिए अपनी हुकूमत चला रहे हैं भाई। मतलब आप 4 शख्सियात को अंदर डाल के बकौल आपके नैब से मजीद क्या मिल जाएगा इन्हें जो अब नहीं है हुकूमत के पास? देखें, ये हर उस बंदे को गिरफ्तार करना चाहते हैं जो इनकी खामियों को उजागर करता है। ये हर उस बंदे को गिरफ्तार करना चाहते हैं जो कोई बात कर। आप मुझे ये बताएं कि 34 साल पुराना अमीर शकील का जो केस था उसको आज उसमें गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी? आपकी मिसाल तो सबके सामने है। मुझे तो आप तब पूछें, अगर मैं अपनी कोई मैं वावेला करता था या मेरी जमात के लोग अदालत ही रहेगी। मैं कहता हूं कि अगर हम लोग चीखो पुकार करते थे 1.5-2 साल कि जनाब ये गठजोड़ है इनका, एहतसाब के अदारों को ये अपनी हुकूमत चलाने और इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको गिरफ्तार करने के बाद तो ये बात साबित हो गई ना कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी की कोई गलतियों की निशानदेही करेंगे मर्जी से तो उसका वो बुरा बनाएंगे। और आज जो आपने सवाल किया है कि आप लोगों को कैसे यकीन है, तो अब मुझे ये बताएं कि मुवक्किल जो वज़ीर रेलवे के बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। मुझे फिर ये बताएं कि इनके शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बैठे वहां क्या कर रहे हैं। भाई अगर आप मुझे ये बताएं नैब में बैठे क्या कर रहे हैं? बनीगाला में। अच्छा, बनीगाला से ये सारा ऑपरेट होता है। अच्छा। और उसकी कमान जो है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान के पास, और आगे उन्होंने जो जिम्मेवारी डाली हुई है वो शहजाद अकबर है। और शहजाद अकबर साहब अगर और मैं ये आज फिर मैंने जिंदगी में ऐसी बात नहीं की, मगर आप भाई हैं और सवाल जिस तरह आपने पूछा मैं बताता हूँ जी। मैं पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि छोटा मोटा हमारा भी तल्लक इंतज़ामिया के लोगों से होता ही है। जी जी। वो कहते हैं कि शहजाद अकबर कह रहा है कि ये 4 बंदे अंदर होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है। ओए होए होए, अब शहजाद साहब तो नहीं है, पर मैं ले शहजाद अकबर साहब तो नहीं है, पर मैं कहता हूँ शहजाद अकबर साहब ऑन ओथ बात करें, मैं भी करता हूँ। अच्छा चले, वो मैं कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम में उन्हें बुला लूं, फिर मैं आपसे भी राब्ता करा लूंगा। भाई साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि 4 लोगों को आपने अंदर डालना है, क्योंकि ये 4 जो शख्सियात हैं ये आप पर बड़ी खुल के तनकीद करती हैं, तो ऐसे ही चाहते हैं आप हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ाती ख्वाहिश है कि ये 4 लोग अंदर जाएंगे नैब के थ्रू? जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। मैं गो के नैब का तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी तारीफ़कारी देनी चाहिए मेरा ख्याल है जितनी मियाँ साहब ने तनकीद की है जी, कि अभी तक ये जो हमारे जस्टिस जावेद साहब हैं इनके दौर में 178 अरब रुपया चोरों, डाकुओं, कमीशन खोरों से ये वसूल कर चुके हैं। अच्छा जी। ये पिछले जब से ये आए हैं 51,000 शिकायत आई हैं, 46,000 डिस्पोज ऑफ हो गई हैं खाली। तो अब जरा सुन लेना मियाँ साहब, 2019 में इस नैब ने 150 अरब रुपया चोरों, डाकुओं, लुटेरों से इकट्ठा किया है। आपको पता है हमने 144 अरब अगर अदवियास गल मुकम्मल कर लें, वो सदाकत अब्बासी साहब नाल ही जवाब दे देना, क्यानी साहब का भी नाल ही दस देना। 144 अरब रुपया 144 अरब रुपया हमने पाकिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को देना है
जो पाकिस्तान की तारीख का एक इनकलाब वाली सूरत हाल है। और देखें कि चोरों के पास से हमें खाली एक साल में 150 अरब रुपया वसूल हुआ है। वेरी गुड। इस वक्त 101 रेफरेंस इन्होंने दायर किया है। सही है जी। जिसमें 13 इंक्वायरीज हैं और 19 इन्वेस्टिगेशन है। टोटल कोई 1200 केसेस हैं, जिसमें 943 अरब रुपए के ये केसेस हैं। ठीक है। तो भाई मेरे पंजाबी कहते हैं जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ुना दे पीड़। मेरा क्या ताल्लुक है मेरे भाई? नैब के तर्जुमान को भी इतनी तफसील का पता नहीं होगा। सदाकत अब्बासी साहब जितनी तफसील फिक्र आप दे रहे हैं। मैं नुमाइंदगी करने आया हूं ना। तभी अभी नैब का नुमाइंदा कौन है? उन्होंने फैक्ट्स बता दिए कि कितना पैसा इकट्ठा किया है। मियां साहब मैं बात तो कर लूं भाई। जी अच्छा मुनीर साहब, बात ये है कि जाहिर है एक आईनी इदारा है जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दौर में रहा, मोहतरम जरदारी साहब के दौर में रहा। इन्होंने छांट फटक के एक चेयरमैन लगाए, इन्होंने ठीक लगाए होंगे और वो हमारे दौर में काम कर रहे हैं। हमारे दौर में जितने चोर हैं, जितने करप्ट हैं, उनको सजा होनी चाहिए। एक बात मैं जियो टीवी पे करना चाह रहा हूँ, यकीन माने जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग करप्शन और हमारी करप्शन के बारे में बात करते हैं, दिल मेरा खुश होता है कि कम अज कम ये भी समझ बैठे हैं कि करप्शन कोई इस मुल्क का नासूर है। करप्ट कोई पीपल्स पार्टी में है, पीएमएल में एन में है या पीटीआई में है, उनका बराबर उनको सजा मिलनी चाहिए, निशाने इबरत बनना चाहिए। लेकिन मेरे भाई कोई केस, कोई सबूत, कोई रेफरेंस, कोई कार्रवाई, उसके बाद बात होती है। बिल्कुल ठीक है। एक भट्टी साहब से जाने से पहले एक मैं अर्ज करता हूं, भट्टी साहब का रोब बहुत है। मैं सदाकत अब्बासी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो जो चीनी आटा चोरी की रिपोर्ट आनी थी, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी 25 को जो आनी थी, वो कहाँ है? मुझे ये सिर्फ बता दें कि अद्वियात स्कैंडल जो इमरान खान साहब ने फरमाया था कि वो चोर पकड़े जाएंगे, वो कहाँ हैं? मुझे ये बता दें कि आज जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार साहब या परवेज खट्टर, इनका आज क्यों नहीं जिक्र हो रहा भाई? मुझे ये बताएं कि इस स्कैंडल में अरबों रुपया, 100 अरब से ज्यादा लोग खा गए, वो कहाँ है पैसा? भट्टी साहब से मैं पूछ लूं। नहीं प्लीज, मैं तो जवाब सुन लें वरना ये नामुकम्मल रहेगा। जी भाई साहब, 25 तारीख को रिपोर्ट आई है, उस कमीशन ने 3 हफ्तों का टाइम और मांगा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो रिपोर्ट आई, उन्होंने क्या 4 बंदे फाड़ लो, वो कम ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट तो ये है। मियां साहब, मेरी बात तो हो जाए। अच्छा सर, आपने बात की है ना, किसी दलेर वजीर आजम ने ये जुर्रत का मुजाहरा किया, यहाँ बड़े बड़े फौजी डिक्टेटर, शुगर माफिया, जिसमें बड़े बड़े हुक्मरानों के बच्चे भतीजे भांजे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर सके, ये एक्शन किया। और अगर ये चीनी आटा की रिपोर्ट नहीं आती तो मैं भी आपके साथ खड़ा होके पीटीआई को एहतसाब के अदारों को इस प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल किया है, जिस तरह इंतकाम का अपोजिशन को निशाना बनाया। मुनीर साहब एक जुमला आखिरी मजेदार, कम से कम ये कह दें, किसी ने आटे में चोरी की, किसी ने बिजली में चोरी की, किसी ने कमीशनें ली, किसी ने बिजली के मंसूबे महंगे लगाए, सब पे अल्लाह का जवाब नहीं है ना। अच्छा भट्टी साहब सर, बड़ी आला कारकर्दगी है नैब की। वैसे प्रिंसिपली तो बात शुरू की थी कि मियां जावेद लतीफ साहब को कैसे यकीन है कि 4 लोग वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पर अंदर जाएं, लेकिन बड़ी अच्छी कारकर्दगी है नैब की। कोई 178 अरब के करीब जैसे जावेद इकबाल साहब की जब से वो चेयरमैन है रिकवर हुए हैं, और ये बात भाई साहब ने भी की है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन मियां साहब का गिला ये है कि ये जो पैमाना है ये एक जैसा नहीं है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं मुनीब साहब कि मियां साहब मुझे तसल्ली कराएं कि इन 4 के गिरफ्तार होने से मईशत ठीक हो जाएगी। तो मैं भी कोशिश करूं कि हमारी मईशत ठीक हो जाएगी, ये अंदर चले जाएं, 4 बंदे कुर्बानी दे जाएं, हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। इससे बड़ी और क्या मुल्क के लिए कुर्बानी? बिल्कुल। और अच्छा दूसरी बात ये जावेद लतीफ़ साहब या हमें भोला समझते हैं, या ये भोले हैं, या ये इनको कोई बताता कोई नहीं है। ये 18वीं तरमीम वाया भटिंडा ये नैब के सर पे डंडे मार रहे हैं। मन मर्जी की नैब तरमीम होने वाली हैं, मुबैना कहानी है। मुस्लिम लीग पीपी गो हेड दे चुकी है, अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश पर इनके हुर्रियत पसंद शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नायक लाहौर में एक नैब ज़दा सरमाया घर के घर मजलिसें कर चुके हैं, जिसमें और भी भले मानस लोग शरीक हो चुके हैं। नैब तरमीमी मुसवदा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, शेयर हो चुका है।
दोनों पार्टियां बड़ों को मुसवदा दिखाने डिस्कस करने जा चुकी हैं। अगर नैब तरमीम में मर्जी की तरमीम हो गई तो 3 काम होंगे। नवाज मरियम समेत हाउस ऑफ शरीफ के केसेस सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, जरदारी साहब एंड कंपनी के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और फिर 18वीं तरमीम में तरमीम हो जाएगी। बाकी आ जाए नायब बहुत बुरा सही, कैपेबिलिटीज़ इशू सही, कैपेसिटीज़ इशू सही, बाकी सारे सही। आप ये जो शहबाज शरीफ के 2 घंटे 10 मिनट हैं इनका देखें, 44 सवाल, 4 सवालों के जवाब भी नहीं दे सके। अच्छा, अपनी उन्होंने कहा नफ्सा नफ्सी है, नफ्सा नफ्सी, क़यामत का दिन मैं अपनी औलाद, अपनी अहलिया, अपने अहले खाना किसी का जिम्मेदार नहीं हूं। उनसे पूछें, उनसे पूछें, उनसे पूछें, मुझसे क्यों पूछते हैं, उनसे पूछें। अच्छा, लंदन फ्लैट्स, ओ पागलो, बरतानिया में क्या मत आई है कोरोना की, क्या मत आई है, और तुम लेके कह रहे हो उधर इदारे बंद है, तुम कहते हो रिकॉर्ड। उन्होंने कहा हजूर 4 मरतबा पहले गए थे, रिकॉर्ड क्यों नहीं लाए? अच्छा, एक और मौका दे, मैं लेके आऊंगा। अच्छा, वो फ्लैट जो 4 थे जिसमें 2 बेच दिए थे, 2 हैं, वो किससे कर्जा? बैंक से लिया, दोस्तों से लिया। दोस्त कौन है? ओहो हो, दोस्त भूल गए, दोस्त मुझे भूल गए, मैं दोस्तों का रिकॉर्ड देख के बताऊंगा। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा 1 अरब से ज्यादा टीटियां आई हैं आपके लंदन दुबई से, उन लोगों ने भिजवाई हैं जिनके पासपोर्ट भी नहीं बने हुए। सुन लीजिएगा मुनीब साहब, सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो बाहर गए ही नहीं, जिन्होंने कराची नहीं देखा, कहते हैं उनसे पूछे पासपोर्ट क्यों नहीं बनवाए, वो पासपोर्ट बगैर चले गए अगर बाहर, तो मैं क्या करूं? उनसे पूछिए। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा आगे 60 लोग बता चुके हैं, 60 लोग बता चुके हैं कि इनके पार्टी फंड में 1.25 अरब रुपया पैसा आया है, लेकिन वो पार्टी फंड का जो अकाउंट्स है वो मुलाजमों के नाम है। मुलाजमों से पूछे, मुझे क्या? उन्होंने कहा नहीं, सुन ले भटिया, इधर ही रुके, इधर सदाकत अब्बासी नहीं हूं मैं, मेरी बात सुन ले, मैं आपकी पूरी सुन के सुनाऊं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी वो किधर गए मुलाजमीन? उन्होंने कहा मुलाजमीन से पूछे, मुझे क्या पता, मुलाजमीन से पूछे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आप ये बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी में तशरीफ लाए हैं, ये है शरीफ फील्ड्स की, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी। मुनीब साहब तवज्जो चाहता हूं, मुनीब साहब तवज्जो चाहता हूं। ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसमें तशरीफ लाए हैं अता तारड़ और मरियम औरंगजेब साहबा के साथ, ये है शरीफ फीड्स की। शरीफ फीड्स है आपके बच्चों की। कहता है मैं बच्चों की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने तो फिर क्यों नहीं कहते कि बच्चों के पैसे भी इस्तेमाल कर सकते? ना, अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा आखिरी सवाल उन्होंने आखिरी बात ना करें, नहीं इरशाद भट्टी साहब आखिरी बात नहीं, आप नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दे। नहीं, मेरी बात कंप्लीट सुनने थोड़ी है। ना, मेरी बात पूरा जवाब, बड़ी साहब कंप्लीट। नहीं, फिर तरीका यही होता है, यही तरीका होता है, आप पूरा जवाब। लेकिन पहले मुझे बात करने दें। अंदाज जिस तरह अंदाज से बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब दें ना, आप उसका जवाब दें सर। मेरी बात आप करेंगे। नहीं, मुझे बात नहीं करने दें। दिल पड़ गया है, दिल पे पड़ गया है। मुझे ये बताएं, 1 सेकंड मुनीब साहब, फिर मैं जो ये कहता हूं, भट्टी साहब 1 सेकंड, ना, मैं बात नहीं सुनूंगा, नहीं सुनेगा तो नहीं, मियां साहब इस तरह, मियां साहब नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तरीका नहीं है ना कि हम सर आप पूरा जवाब दे दें। आपने जिस बात पर एतराज है, मुझे बात करने दें। इनका अंदाज मुझे पसंद नहीं है, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, उतारने किसी की, ये तो तरीका ही यार। अच्छा सर, हमने आप किसी की नकल उतारें, क्या ये मुनासिब है? अच्छा चले, आप बात करें। नकल नहीं, आप जिस तरह अंदाज से बात कर रहे हैं, नकल उतार के बात कर रहे हैं, आप इस तरफ ना जाएं, सीधा आएं, लॉजिक पे जो सवाल जवाब हुए उस पे। एक सेकंड, मैं भुगत रहा हूं आपकी, मगर मुझे ये आखिरी नहीं इस तरह भी बात होगी। नहीं भट्टी साहब, मुनीब साहब, ये कुछ भट्टी साहब मैं अब बात करूं। सर पहले मुझे बात करने दें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप पूरी जवाब दीजिएगा। जो बात भट्टी साहब ने किया, आप बिल्कुल पूरी बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन एक सेकंड, वो अब आखिरी बात है, वो मेरी बात नहीं मान रहे। जो नकल उतार के तरीका है वो भट्टी साहब प्लीज इस तरह नहीं बात होगी। अच्छा सर, जरा एहतियात करें भट्टी साहब। अच्छा मियां साहब कर ले। अच्छा चले, आप पहले कर ले, मैं आखिरी बात बाद में कर। मैं एक तो ये बताऊं कि जो हमारा अंदेशा नहीं, हमें यकीन है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। आप अरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू से अंदाजा कर लें कि इस तरह ये बात कर रहे हैं जैसे साथ की टेबल पर ये बैठे हों। मुझे ये बताएं
कि अगर वो सारी बातें, अगर इरशाद भट्टी साहब को वो सारी बातें बताते हैं तो तभी ये वसूल से बात कर रहे हैं। और अगर अंदाज तक बता रहे हैं, अगर मैं इनको या एक सेकंड भट्टी साहब, एक सेकंड हौसले से, या आप ये कह दें आज, या आप ये कह दें कि मैं खुद से ये तख्लीक मेरी की हुई गुफ्तगू है, मैं माफी चाहता हूं तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा, जिस तरह नकल चाहे आप उतार के बात कर लें। और अगर आप ये खुद से, अगर ये खुद से बात नहीं कर रहे, एक सेकंड भट्टी साहब, मैं जाती तौर पे आपकी इज्जत करता हूं वो अपनी जगह, मैं जाती तौर पे आपकी इज्जत करता हूं वो अपनी जगह, मगर मैं जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं, मुझे आज ये बता दें, अगर तो आप साथ बैठे थे और ये सारी गुफ्तगू हुई थी तो मैं माफी चाहता हूं, आप सच्चे हैं। और अगर आप वहां नहीं थे तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर झूठ बोल रहे हैं आप, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर कौन से माफी मांगे? रोजाना आप जो बैठ के हम आपको सुनते हैं, आप गलत बयानी करते हैं, और अगर आप गलत बयानी नहीं कर रहे तो फिर आपको बताना कौन है? आपको ये जुमले ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद, भट्टी साहब ब्रेक के बाद, अच्छा सर नहीं, तलखी नहीं हमने करनी बात जी, जवाब ले लेते हैं हम। अब्बासी साहब तो वैसे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने तो अपोजिशन करने की जरूरत ही नहीं, हुकूमत का जवाब देने की भी जरूरत नहीं। एक ब्रेक के बाद बात हो जाए, हमारे साथ रहिए। आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, मैं तमाम मौजूद मेहमानों को कहूँगा इख्तिसार से गुफ्तगू करें। वैसे अब्बासी साहब की तो वाकई आज उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा कुछ कहने का, और वो एंजॉय कर रहे हैं धीमी धीमी मुस्कुराहट के साथ। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं भाई साहब के पास आता हूँ। हाँ, नहीं नंबर पहली बात तो पहली मरतबा मुझे लगा है ज़िंदगी में कि जवेद लतीफ़ साहब लाजवाब हो गए हैं। अब वो आ गए हैं मेरे अंदाज पर, लेकिन मैं तो उनका खैर अंदाज भी नहीं अपनाऊंगा जो उन्होंने किया है। दूसरी बात है कि आज इन्होंने अखबार नहीं पढ़े, 4 अखबारों में ये सारी स्टोरियां छपी हैं, नंबर 1। तीसरी बात ये है कि हमारा काम क्या होता है, खबरें निकालना। आज क्या हुआ, 2 घंटे 10 मिनट वो नैब में रहे हैं, तो वो क्या करते रहे वहाँ मैंने नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि 5 रुकनी टीम होती, मुझे तो ये भी पता है कि उनकी कुर्सी पे उन्होंने वो स्प्रे भी किया, कितने बजे दाखिल हुए, कितने बजे निकले। यही हमारा काम है। ये हमारा काम कोई लुट मार नहीं है, हमारा काम है, इसी की तनख्वाह हम लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सारे सवाल हैं, 44 सवाल पहले ही हमें पता थे। जो 3 तलबियां हुई हैं, 2 मरतबा वो नहीं गए, तीसरी मरतबा वो तशरीफ ले गए। आखिरी सुने जो मैं बता रहा था, जब उनको उन्होंने कहा कि आपके पास असासे कहाँ से आए इतने, अच्छा उन्होंने कहा कि असासे मेरी जब वरासत हुई थी 2009 में, अब वो मेरे पास भी है बहुत पहले का, जो सारे शहूसफ शरीफ में जो वरासतनामा था, वरासत डीड थी, वो कुछ 6 महीने से मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि आपको तो सिर्फ रमजान शुगर मिल मिली थी, बाकी तो आपके पास असास ही कोई नहीं, कहां से आए? तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं अपना रिकॉर्ड देख के बताऊंगा। ठीक, अब ये सारी स्टोरी मुबैना तौर पर, ये जो सारी स्टोरी है ये सारी छप चुकी। अब जवेद, अच्छा ठीक है सर, जाने मान आप इस पे गुस्सा नहीं है सर, और इस पे आप इसका जवाब सर आपने बात कर ली ना। अब जरा 1 मिनट मैं मियां साहब से पूछूं, फिर मैंने भाई साहब के पास आना। मियां साहब, मैं इरशाद भट्टी साहब आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा, अगर आप ये सारा कुछ ठीक कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहे हैं, आपका काम ही ये है, ठीक है मैंने मान लिया। मैं ये आपसे अर्ज करता हूं कि आप ऑन एयर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। शहबाज शरीफ भी वहां बैठते हैं, मैं भी जाता हूं, मैं अपने केस, मेरे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है मैं उसका जवाब दूंगा, लाइव टेलीकास्ट हो, यस पूरी दुनिया सुने, और वो जो सवाल करें ताकि आपको ये जहमत करने की जरूरत पेश ना आए। और इसी तरह जो एसेट आप पूछ रहे हैं, आपसे मुराद जो नैब से आप पूछ के बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं या मेरे से पूछ रहे हैं या बाकी लोगों अपोजिशन के लोगों से पूछ रहे हैं, इसी तरह का सवाल जो है आज के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके एसेट के हवाले से भी सवाल किए जाएं। लोग जवाब सुनना चाहते हैं कि वो वेला बंदा जो काम नहीं करता किसी किस्म का, और खुद फरमाते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता, उनके पास ये एसेट कहां से आए, अपोजिशन के बाकी लोगों के पास कैसे आए, या जो 1 अरब के एसेट रखता था वो 100 अरब पर वो वजीर कैसे पहुंचा जो आज का भी वजीर है, मतलब ये इसी तरह बताया जाए कि बाकी सारे वजीर, ये कैबिनेट के लोग बताए ना,
और ये कौम को जो रोज हम पागल बनाते हैं, मैं बनाता हूं या अरशाद भट्टी साहब बनाते हैं या कोई और बनाता होगा, हम झूठ बोलते होंगे, मगर कौम को पता चलना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा खुदा के लिए ये जो मजलिस हम रोज लगाते हैं, ये एक दफा लोगों को पता चल जाए कि चोर कौन है, डाकू कौन है। मैं कोई बदला नहीं लिया भाई साहब, एसेट बने कैसे? अच्छा चले मियां साहब भाई साहब नु बोलन दो सर। किसने मेट्रो में खाया, किसने वापडा में? भाई साहब को बोलने दे, वो बड़ी देर से खामोश है। हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, वो पता चले सब नाराज हो जाएंगे। भाई साहब आप खुल के बोले, लाइव टेलीकास्ट हो जाए सब कुछ, ये लाइव सारा होना चाहिए। बात ये है कि ये जो अभी मियां जावेद लतीफ़ साहब बहुत गुस्से में भी हो रहे हैं, जाहिर है इनके लीडर हैं, इनके आइडियल हैं, और जिस तरह वो एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी मोहब्बत है, अकीदत है, लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ हकीकत है वो भी इनको तस्लीम करनी पड़ेगी। फिर इनकी ख्वाहिश के लिए हम लाइव कैमरे पे चलाएं, ये कोई मुल्क का आइन है, कोई कानून है, ये कोई मजाक बनाया हुआ है कि ये लोग कोई ऊपर से आए, फिर अपने इनके लिए लाइव टेलीकास्ट करें, इनके लिए कानून बदलें, फिर अपने चार वज़रा से इनके लिए कानून बदलें। नवाज शरीफ चुप रहे तो चौथी दफा वज़ीर आज़म होता, वो गलत कह रहे हैं। इनके अपनी आज के वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं, उनकी बात वज़ीर रेलवे क्या कह रहे हैं, यार वो झूठ बोलते हैं या कहें ना वो झूठ बोलते हैं, जवाब तो देने दे सर। ये बताएं या वो झूठ बोलते हैं या हम लोग झूठ बोलते हैं। सबको मैंने नहीं पकड़ा, नायब ने पकड़ा हुआ है, इनको चुप करें। कहने की बात है, कोई इखलाकी जवाज होता है बात करने का। यार आप पे इल्जाम है एसेट बियॉन्ड मींस का, पूरे पाकिस्तान पे नहीं है। जिस पे इल्जाम है, जिस पे केस है, उसने साबित करना है कि उसके पास ये केस है। मियां नवाज शरीफ साहब को अगर कोई अकल समझ थी तो ये केस, ये जो कानून है, ये 1999 से है कि जिस भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास कोई ऐसा असासा पकड़ा जाता है वो चोरी है अनटिल कि वो उसको प्रूव करे। लिहाजा जो कुछ शहबाज शरीफ साहब के पास है, जो कुछ नवाज शरीफ के पास है, अगर उनके पास उसका कोई जायज जरिया नहीं है, वो चोरी है। क्योंकि वो वजीर आला रहे, वजीर आजम रहे। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मुल्क का कानून है, मुनीब आप भी समझते हैं। एसेट बियॉन्ड मींस क्या है? जो बंदा किसी ओहदे पे रहे जहां वो फायदा उठा सके, उसका कोई असासा उसकी तनख्वाह से ज्यादा हो, वो चोरी है जब तक वो साबित ना करे। इसी में मियां साहब को, बड़े मियां साहब को सजा हुई है, इसी में हमजा पकड़े गए, इसी में शहबाज साहब, इसी में मरियम साहब। ये चोरी है भाई। जब तक पाकिस्तान का नैब का कानून है, ये चोरी है। आप जो मर्जी लॉजिक रहती है, अपने वज़रा से पूछें, लाइव कवरेज दिखाएं। आपने कौन को लूटा है, आपका किरदार एक्सपोज करें, बजाय कि आपको लाइव दिखाएं। बड़ी साहब आज नहीं जवेद लतीफ साहब स्टूडियो का फायदा उठा रहे हैं। जवेद लतीफ साहब सर मियां साहब के जज्बात मजरू किए बगैर अपना तज्जिया करके कंक्लूड कर दें। मियां साहब के जज्बात मैं जनाब हमारे मियां साहब के जज्बात मियां साहिबान के हरकत ने मजरू किए हैं, हमने मजरू नहीं किए। इनके कायदीन की हरकत है जिससे ये गुस्से में। हमारा क्या कसूर है? बेटा हरकत दिहाड़ियां भी कुछ चंगियां नहीं, हरकत दिहाड़ियां भी कुछ चंगियां नहीं। ले जाओ ना केस अदालतें, आप अदालत में ले जाएं, आप केस करें। नहीं पहली आपका दौर था, ये जो जिनका आप नाम ले रहे हैं यही पाकिस्तान में मौजूद थे। आपको भी थोड़ा सा कोई ख्याल होता मुल्क का। ये मेरे छोटे भाई, वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, चुप कर मैं तैयार हूं। मेरा कोई वजीर पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी, डंके की चोट पे मेरा जमीर जिंदा है मेरे भाई। अगर जिंदा है तो खुसरो बख्तियार का बता दो, अगर जिंदा है जहांगीर तरीन का बता दो, प्राइम मिनिस्टर का बता दो, कियानी का बता दो, किसी का बता दो। जमीर यहाँ जिंदा नहीं है। आप तो स्टैब्लिश पहली बात यह मियां जवेद लतीफ साहब, पहली बात यह है कि ये आपके चेहरे पे जचता नहीं है जो आज आप सुल्तान राय बने हुए हैं, ये नहीं जचता। अब आप ये, और चूंकि आपका तो केस मैं लड़ सकता हूं कि भाई इन गरीब आदमी को क्यों हर रोज कपड़े चिट्टे पहना के मैं बुला लेते हो, लेकिन वो जो शहबाज शरीफ साहब के है या हाउस ऑफ शरीफ है, ये साद रफीक को, कामरान माइकल को, ये बाकियों को अकेला छोड़ जाते हैं। मैं ही रोटी लेके आनी है थोड़े वास्ते। नंबर 1 नंबर 2 नहीं रोटी पहुंचावागा, एक रोटी पक्की देसी मुर्गी। नंबर 1 ये है कि जहांगीर तरीन हो, खुसरू बख्तियार हो, रजाक दाऊद हो, नदीम बाबर हो। हमने आज अभी 10 मिनट पहले मैंने एक ट्वीट किया है कि वो जो निजी बिजली घर ढाका की
रिपोर्ट है वो 2 महीने क्यों मुलतवी कर दी गई है उसको पहले करें। 15 तारीख को 15 तारीख को आ रही है, 15 तारीख को चीनी की आ रही है, नहीं होंगे तो आपके साथ खड़े होकर शामें गरीबा करेंगे। लेकिन जो सवालों के जवाब शहबाज शरीफ दे के आया है, खुदा की कसम इन सवालों के जवाब अजायब घर में रखने चाहिए और कहना चाहिए कि ये है हमारे पंजाब स्पीड और ये हमारा खादमे आला और ये। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, उनसे पूछा कि वो निसार गोल मलक की वो कौन है जो उनके दफ्तर में मुलाजिम थे, कहते हैं इतने लोग आते हैं पता नहीं कौन होंगे, यानी डायरेक्टर थे वो, कोई डायरेक्टर पब्लिक अफेयर था, कोई कुछ था। आपको नहीं पता जवेद लतीफ साहब वो क्या क्या बारीक कार्रवाइयां डाल गए। आप मेरी तरह मोटे, आप शेखुपुरा के, मैं पिंडी बटिया का, इसलिए हम इधर ही रहे तो अच्छा है। चले ठीक है। वैसे अबाई साहब ने वो माननीय बात आपकी लाइव कवरेज वाली, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है ना कि उनके लोग भी पकड़े जाएं। और नहीं, पूरी कौम की ख्वाहिश है। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा सर, चले अल्लाह रहम करे, रमज़ान का महीना है, खैर हो सब के लिए और कोरोना से जान की। आज का प्रोग्राम आपने देखा, मैं भट्टी साहब का, बाई साहब का और मियां जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा।